Hello everybody, welcome back to the physics class. We were doing the chapter that is system of particles and rotational motion. In this chapter we have covered the topic that is what is the system of particle and what is rigid body, types of motion of a body. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो पार्टिकल से मिलकर जो बॉडी है उसका किस किस तरह का मोशन हो सकता है, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल. मतलब उसका जो सम बनता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का सम भी बनता है, रोलिंग मोशन जिसको हम कहते थे. उसके बाद आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया पीछे, दैट इज व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम. अगर कोई भी सिस्टम दो पार्टिकल से मिलकर बना हो उसमें सेंटर ऑफ मास निकालने का जो तरीका होता है, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट निकालना हो, दैट इज m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. m1 is mass of first particle, r1 is the position vector of first particle, m2 is the mass of second particle, r2 is the position vector of second particle. And what was m1 and m2? mass हो गया दोनों का. and what is capital R? capital R is the center of mass का जो position vector of center of mass, center of mass का position vector. तो now today we are going to discuss motion of center of mass. Our today's topic is that is motion of center of mass. Motion of center of mass. As we know, a body comes in motion when there is a force, external force. कोई भी बॉडी मोशन में कब आती है? जब उसके ऊपर क्या लगे? एक्सटर्नल फोर्स. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगे तब वो बॉडी मोशन में आती है. तो यहाँ सेंटर ऑफ मास को हमने मोशन में लाना है. तो कैसे हम सेंटर ऑफ मास को मोशन में ला सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कैसे उसके ऊपर लगाएंगे, इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं. तो इसके लिए हम चलते हैं. इफ़ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स, n पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो n पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम क्या करते हैं. अब बॉडी n पार्टिकल से मिलकर बनी है, n पार्टिकल अगर हैं तो n पार्टिकल से मिलकर बनी है तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका होना चाहिए. तो फॉर n पार्टिकल्स, फॉर n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो होता है दैट इज m1r1 प्लस m2r2 अप टू mnrn. सभी का ये प्लस क्या, डिवाइड बाय सभी का मास. ओके, सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द मासेस. जो डिनोमिनेटर में सभी पार्टिकल जितने भी n पार्टिकल है उन सभी का मास हमने सम कर दिया. नाउ इन सभी का जो मास का सम होगा वो बॉडी का टोटल मास बनेगा. सो कैन बी रिटन इट एज m1r1 प्लस m2r2 अप टू mnrn. तो ये नीचे हम इसको m लिख सकते हैं. m क्या है? जो सभी पार्टिकल के मासेस का जो सम है वो कैपिटल M बना है, दैट इज द मास ऑफ द बॉडी, दैट इज मास ऑफ द बॉडी. तो m हम इधर लेके आते हैं तो ये क्या बन गया, दैट इज mr m1r1 प्लस m2r2 अप टू mnrn. सो ये मास और साथ में पोजीशन वेक्टर है. अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएटिंग, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, m मास एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ r दैट इज dr बाई dt. मतलब r क्या पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट ही होती है एक तरह की. तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वैसे वेलोसिटी होता है. तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस mn drn बाई dt, mn drn बाई में dt. तो ये m एज इट इज पोजीशन वेक्टर एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है. डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनती है, वेलोसिटी. सो इट दिस इज वेलोसिटी, सो इट विल बिकम v. v इज
velocity of center of mass. This is now m1, this is v1 plus m2 v2 up to कहाँ तक जाएगा, that is mn vn. This what is v1 v2 vn, this is the velocity of each particle. हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बन रही है. v1 is the velocity of first particle, v2 is the velocity of second particle, vn is the velocity of nth particle. And what is v? v is the velocity of center of mass. v is velocity of center of mass. Now what we want to calculate the force on the center of mass, और फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास हमारे पास है इनटू एक्सेलरेशन हमने बनाना है. वेलोसिटी वाली इक्वेशन को होगी अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो आगे हमारे पास एक्सेलरेशन मिलेगी क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है. अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या बनेगा, दैट इज m एज इट इज dv by dt, m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt up to mn dvn by dt. What is this? d by dt, this is acceleration. dv by dt is acceleration. तो ये acceleration है. ये वेलोसिटी किसकी थी, सेंटर ऑफ मास की थी, तो एक्सेलरेशन भी किसकी आई, दैट इज आल्सो सेंटर ऑफ मास. दिस इज m1 a1 एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, m2 a2 दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, mn an दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल, लास्ट पार्टिकल की एक्सेलरेशन. तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या बना, ma what is mass of first particle into acceleration of first particle, this is the force of first particle. क्योंकि force का फॉर्मूला क्या होता है, mass into acceleration. तो mass of first particle, acceleration of first particle, this will become force of first particle plus force of second particle up to force of nth particle. first particle plus second particle up to force of nth particle, last particle की जो force है. तो ये क्या बना, सभी पार्टिकल की फोर्स का सम करोगे तो टोटल फोर्स आ जाएगी. सभी पार्टिकल की फोर्स का अगर आप सम करोगे दिस विल बी एफ टोटल, टोटल फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स हमारे पास आ गई. एंड एम एक मास ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. एफ टोटल में दोनों फोर्सेस आती हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. किसी बॉडी पर दो फोर्स, एक तो जो बाहर से लगे वो एक्सटर्नल, जो अंदर ही एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर लगा रहा है दैट इज इंटरनल. तो एक्सटर्नल फोर्स भी आती है, इंटरनल भी आती है, बट इंटरनल फोर्स इज जीरो. इंटरनल फोर्स कैंसल ईच अदर, सो इंटरनल फोर्स विल बी जीरो. सो व्हाट विल इट विल बी, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज इट मींस, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका मीनिंग क्या है, मास किसका, सेंटर ऑफ मास का, इनटू एक्सेलरेशन किसकी, सेंटर ऑफ मास की. इट मींस एक बॉडी ऐसा बिहेव कर रही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाली कि अगर सारा मास उसके सेंटर पे रहता है दैट इज सेंटर ऑफ मास, और हम सारा एक्सटर्नल फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाएं, अगर हम सारा फोर्स अलग अलग पार्टिकल पे लगाने के बजाय अगर उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा दें तो देयर विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास में कुछ एक्सेलरेशन आएगी और सेंटर ऑफ मास भी मूव करने लगेगा. दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. So this is the derivation for the motion of center of mass. जो result आया, it implies that center of mass of a system of particles moves. Center of mass of system of particle moves as if all the mass of the system was concentrated in the center of mass. ताकि जैसे पूरी बॉडी का जो मास है वो सेंटर ऑफ मास पे ही इकट्ठा हो, ऐसे चलेगा. एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम वर अप्लाई डायरेक्टली ऑन दिस पॉइंट. मतलब जो सारे सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो सारी सेंटर ऑफ मास पे आप लगा लो. तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, तो अलग अलग पार्टिकल पे फोर्स लगाने, जैसे बॉडी चल रही थी के लिए सेंटर ऑफ मास पे टोटल फोर्स लगा दो तो बॉडी वैसे ही चलेगी, उतनी एक्सेलरेशन बॉडी में आएगी. दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज इट कॉल्ड, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. Now we are doing law of conservation of momentum of center of mass and conservation of velocity of center of mass. So what we are doing, law of
conservation of linear momentum of सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कंजर्व जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसे कंजर्व रहेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। इसी से हम वेलोसिटी को भी कंजर्व सीखेंगे कि वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, मोमेंटम क्या कहता है कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। अब आप यहाँ देखते हो कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो कर दें तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू दैट इज एम इंटू ए, सो इट विल बी इक्वल टू जीरो। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमने जीरो कर दी, मतलब एम में जीरो के बराबर हो गया, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है मोशन ऑफ सेंटर मास में दैट इज एम इंटू ए दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मास तो कांस्टेंट है, ओके। सो ए को क्या लिख देंगे, दैट इज डी वी बाई डी टी। ए को क्या लिख देंगे, डी वी बाई डी टी। मास एज इट इज, ए एक्सेलरेशन इज सेंटर ऑफ मास, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। डेरिवेटिव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का हम लिख सकते हैं। मास कभी जीरो हो नहीं सकता, इट मीन्स मास कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अगर डी वी बाई डी टी जीरो है तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव जीरो होता है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दिस इज वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर सेंटर मास के ऊपर कोई फोर्स ना लगे तो सेंटर मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मास वैसे कांस्टेंट होता है, एक्सटर्नल फोर्स अगर ना लगे तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, और मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, इट मींस ये मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहा ना। मास भी कंजर्व्ड, वेलोसिटी भी कंजर्व्ड, जो है वही रहेगी बिना एक्सटर्नल फोर्स के। सो एम बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस मोमेंटम आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। तो जो बॉडी का मोमेंटम है दैट आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कंजर्व्ड। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। What is it called? Law of conservation of linear momentum इसको कहा जाता है। Okay, I hope you all understood the concept. Prepare notes. So notes साथ साथ prepare करते रहिए। This was all about the today's concept. Prepare notes, do practice and send your homework daily to my personal WhatsApp wall. So till then, thanks and have a nice day.